साथियों नमस्कार। साथियों, 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जैसे ही बाहर आया तो लाखों पेंशनरों के माथे पे चिंता की लकीरें भी उभर के आ गई। अब सबको डर सता रहा है कि 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्या पेंशनर को 8वें वेतन आयोग में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जहां पर लाखों पेंशनर पिछले 10 महीने से गोदी मीडिया की खबरें देके मन ही मन पसंद हो रहे थे कि ये फिटमेन फैक्टर मिलेगा और हमारी जो पेंशन है वो 51,000 हो जाएगी, तो दूसरी गोदी मीडिया कह रही थी 67,000 हो जाएगी, तो तीसरी कह रही थी नहीं ये 80,000 से पार चली जाएगी। अब ये जितने भी सपने देखे थे चकनाचूर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 3 नवंबर 2025 को जैसे ही नोटिफिकेशन बाहर आया, जो खुशी की लहर थी वो दुखी की लहर में बदल गई, घबराहट शुरू हो गई। अगर हम बात करें सिर्फ केंद्र के पेंशनरों की तो वो तो 69 लाख के करीब हैं। अगर साथ ही साथ राज्य सरकारों को भी पेंशनर को जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा करोड़ से ऊपर चला जाता है। अब करोड़ों पेंशनर जिस तरह की चिंता को लेके बैठे हुए हैं, वो तो स्वाभाविक है कि आज महंगाई के दौर में उनकी पेंशन उनका गुजारा नहीं कर पा रही है। साथियों, अगर हम देखें नेताओं की पेंशन को तो वो 5-5 पेंशन ले रहे हैं, और यहां पर अगर हम करोड़ों पेंशनरों की बात करें तो उनकी जो पेंशन है उसको एक ही जगह समिट करने की पूरी संभावना है। साथियों, आज मैं आप लोगों के सामने 2 नोटिफिकेशन लेके आया हूं, एक 7 पे कमीशन का और एक 8वें पे कमीशन का, क्योंकि बहुत सारे कॉल आ रही हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर दोनों नोटिफिकेशन को तो दिखाओ, तो मैं दोनों को दिखा देते हैं। और साथियों, यह सवाल मेरा आपसे नहीं है, मेरा यह सवाल है सरकार से। इस देश के विकास में अगर किसी की भागीदारी है तो वो कर्मचारियों की, पेंशनरों की, ना कि नेताओं की। नेता तो अपने बिजनेसमैन दोस्तों के लिए देश की तिजोरी के दरवाजे खोल देते हैं। वहीं पर बात आती है कर्मचारियों की, मजदूरों की, किसानों की, कैमरा वर्क की, तो उसके लिए उसकी तिजोरी पे ताले लग जाते हैं और बड़े बड़े ताले लटका दिए जाते हैं कि वो खुल ही नहीं सके। तो साथियों, आपके स्क्रीन पे ये दोनों नोटिफिकेशन चलेंगे और इससे आप भी सवाल पूछें सरकार से कि हमारा कसूर क्या है पेंशनरों का। इस देश के विकास में हमने खून पसीना बहाया है, हमने बॉर्डरों पे खड़े होकर गोलियां खाई हैं, हमने जो चौराहे होते हैं वहां पे हमने ट्रैफिक का इंतजाम किया है, हमने इस देश के अंदर बाहरी ताकतें या अंदरूनी जो भी होती हैं, हमने शांति लाने के लिए हर संभव अपना खून पसीना बहाया। साथियों, नोटिफिकेशन आपके सामने चल रहे हैं। हम बात करेंगे जो 3 नंबर को टर्म्स ऑफ रेफरेंस की। साथियों, अक्टूबर के लास्ट में इसकी घोषणा की कि हम घोषणा कर दी कि इनके अध्यक्ष फलाना होंगे, उसके बाद में 2 सदस्य होंगे, 18 महीने के अंदर रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और उसी में जो माननीय वैष्णव जो रेल मंत्री भी हैं और सूचना मंत्री भी हैं, अश्विनी वैष्णव, उन्होंने ये भी कहा कि 1 जनवरी 2026 से ये लागू होगा। पर जब हम नोटिफिकेशन को देखते हैं तो 1 जनवरी 2026 का कहीं भी उल्लेख नहीं है इस नोटिफिकेशन में। अब ये लागू तो जाके 2028 में होगा, पर यहां पर एक चीज तो
हमारे दिमाग में भी आ रही है, आपके दिमाग में भी आ रही है कि 1 जनवरी 2026 का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? क्या सरकार एरियर देगी या नहीं देगी? इसके बाद में आइए 7 पे कमीशन से उसकी तुलना करें, विस्तार से समझते हैं 8वें पे कमीशन के नोटिफिकेशन को लेकर। 7 CPC 2014 में साफ लिखा था, मैं ये आपके स्क्रीन पे भी चल रहा है, मैं बार बार इसको पढ़ के भी बताऊंगा। 7 पे कमीशन के नोटिफिकेशन में साफ लिखा था, पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स की पूरी समीक्षा करो। क्या करो? पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट की पूरी समीक्षा करो। पर यह लाइन 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में नहीं है। अंतरिम रिलीफ की जरूरत को देखो कि अंतरिम रिलीफ हम कितने दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पेंशनरों को, मतलब ज्यादा से ज्यादा पेंशनरों को अंतरिम रिलीफ हम कितनी दे सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात थी 7 पे कमीशन में कि पेंशनरों के हित में एक बात कही गई कि अंतरिम रिलीफ हम कितनी दे सकते हैं। यहां कोई बंदिश नहीं लगाई गई कि राजकोषीय घाटा इतना है, देश की आर्थिक स्थिति यह है, देश की आर्थिक स्थिति देखनी है, उसके बाद में समीक्षा करनी, उसके बाद में सिफारिश देनी है। ये 8वें वेतन आयोग में लिखा हुआ। डिफेंस के लिए लिखा था 7 पे कमीशन में, डिफेंस फोर्सेस के लिए अलग स्ट्रक्चर हिस्टोरिकल पैरिटी के साथ सिफारिश करें। मतलब डिफेंस जो रक्षा कर्मचारी हैं उनके लिए अलग पे पैनल, अलग स्ट्रक्चर, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे रैंक होते हैं, बहुत सारे एक्स वाई, उनको सबको ध्यान में रख के आपने सिफारिश करनी है। लेकिन 8वें पे कमीशन के नोटिफिकेशन में यह सब गायब है। 8 CPC में पेंशन का जिक्र तक नहीं है। आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हो, अभी ये नोटिफिकेशन चलने लग गया है, इसमें कहीं भी पेंशन रिटायरमेंट का जिक्र नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएटी का जिक्र है। और जो 15-20 साल पहले पेंशन आ गई उनको ग्रेजुएटी तो उसी समय मिल गई, आज तो उनकी ग्रेजुएटी का कोई मतलब नहीं। तो आने वाले जो पेंशनर हैं उनके लिए एक वाक्य लिखा है बस सिर्फ, पर पेंशनर के लिए नहीं लिखा। 7 CPC अंतरिम रिलीफ की संभावना साफ लिखा था। 8वें वेतन आयोग में बिल्कुल जीरो मेंशन, कोई मेंशन नहीं किया गया नोटिफिकेशन में। मतलब 2026-2027 तक इंतजार करो, महंगाई बढ़ती रहे, जेब खाली रहे, कर्मचारी 2 साल बिना राहत के मरेंगे, उनको कोई राहत नहीं मिलेगी। 8 CPC में नया जोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सिस्टम, फिस्कल कंस्टेटस, स्टेट गवर्नमेंट पर बोझ कितना पड़ेगा सिफारिश करते हुए यह भी देखना पड़ेगा। इकोनॉमी कंडीशन इन्फ्लुएंसेस रिसोर्स एबिलिटी, ये सारी चीजें 8वें वेतन आयोग के नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। तो एक लक्ष्मण रेखा खींची गई है। अब ये ऐसे ऐसे इंग्लिश के शब्द हैं, हमारे को तो उच्चारण भी नहीं करने आ रहे, क्योंकि ये सारे देश की आर्थिक, देश की तिजोरी से जुड़े हुए हैं। आप समझ सकते हो ये शब्द क्यों घुसाए हैं, क्योंकि आप और हम कभी भी इन शब्दों में नहीं गए, इन वर्ड में नहीं गए हैं। ये जो वर्ड हैं ये इस तरह से हैं जैसे कानूनी वर्ड होते हैं जो वकालत के होते हैं, वो आम जो लोग हैं उनसे उन शब्दों का कोई वास्ता नहीं रहता, जब वो उनके सामने आते हैं तो उसकी परिभाषा कोई नहीं समझ पाते। तो ऐसा ही जो देश की इकोनॉमिक्स है उसमें भी ऐसे शब्द हैं जिनको हमारा समझना मतलब टेढ़ी खीर कह सकते हैं, पर वो शब्द इसके अंदर घुसाए गए हैं जो आप ना समझ पाओ इसको। डिफेंस फोर्सेस 7 पे कमीशन में अलग से सैलरी स्ट्रक्चर हिस्टोरिकल पैरिटी थी। 7 पे कमीशन में फोर्सेस के लिए अलग से सब कुछ अलग से आया था। आपने पता है कि 7 पे कमीशन कितने 13 महीने 14 महीने रोका गया था, क्योंकि उसमें कुछ अलाउंस थे जो ऑफिसर
को बढ़वाने थे, तो वो उन्होंने नामंजूर कर दिया 7 पे कमीशन की। नहीं, अभी ग्लेशियर का अलाउंस है, मिलिट्री सर्विस पे है, इस तरह से। ऐसा ही 6 पे कमीशन में हुआ था। मेरे ख्याल में 8-9 महीने तब भी रोके रखा था। अब की बार तो इकट्ठा ही लेके चल रहे हैं, चाहे सिविलियन है चाहे डिफेंस। 8वें पे कमीशन में बस स्पेशलाइज्ड नीड्स में घुसा दिया। स्पेशलाइज्ड नीड्स में घुसा दिया गया है। देखो कैसे कैसे शब्द हैं ये। अच्छा, न्यायाधीशों के लिए एक अच्छी खबर है। 8 पे कमीशन में साफ सुथरा लिखा गया है, एग्जीक्यूटिव से लिंक नहीं करना है। मतलब जो पे कमीशन है उसमें जुडिशरी को अलग रखना है, और जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है उसको देखते हुए सिफारिश करनी। मतलब न्यायाधीशों के लिए अच्छी खबर है। 7 CPC फुल कमीशन था, चेयरमैन प्लस 3 मेंबर थी, और 8वें पे कमीशन में सिर्फ एक चेयरमैन है, पार्ट टाइम एक सेक्रेटरी है। आप देख लो, मतलब एक चेयरमैन, एक पार्ट टाइम और एक सेक्रेटरी है। इसका क्या मतलब है? मतलब कम लोग, मतलब 8वां वेतन आयोग को छोटा बना दिया गया। कम लोग होंगे, कम चर्चा होगी, जल्दबाजी में कम बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जल्दबाजी में अपना काम करेंगे तो कम चर्चा होगी, तो कम बढ़ोतरी होगी। सरकार फुल मूड में है बचत करने में, कि 8वें वेतन आयोग में बचत की जाए। सारांश, 8 CPC का TUR फिजिकल फुरडेंस प्लस परफॉर्मेंस प्लस स्टेट बोझ, यह शब्द इसमें जोड़ दिए। कम सैलरी हाइक प्लस कोई पेंशन रिवीजन, कोई अंतरिम रिलीफ नहीं, इसमें यह शब्द नहीं जोड़े गए। 7 CPC ने 23.5% एवरेज दिया था, और 8 पे कमीशन में ये जो रहेगा ये रहेगा 12 से लेके 18% के बीच में। ये बातें तो अब साफ और भी साफ होनी शुरू हो जाएंगी कुछ दिन में, क्योंकि जो केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन है उनकी भी मीटिंग होने वाली है, और एक से एक बुद्धिजीव है आर्थिक आधार पे, चाहे वो किसी भी तरह से इसका विश्लेषण करें। इस नोटिफिकेशन का बहुत सारी खबरें आप लोगों तक आएंगी भी, हम भी उन खबरों पे पूरी नजर बनाए हुए हैं कि क्या चीजें। पर दूसरी तरफ आप देखोगे जो गोदी मीडिया भी बिल्कुल कसर नहीं छोड़े हुए। अभी गोदी मीडिया ने एक सूचना दी कल कि जो महान अभिनेता है धर्मेंद्र जी का देहांत हो गया, तो एक जो पापा की परी कह सकते हो, उसने पूरा लाइव शो कर दिया, और देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यह खबर फैल गई कि धर्मेंद्र की मृत्यु होगी, जबकि वो हॉस्पिटल में सांसें ले रहे हैं। तो गोदी मीडिया भी 8वें वेतन आयोग का जैसे नोटिफिकेशन निकला है, वैसे ही वो फिटमैन फैक्टर के चक्कर में आपका ब्रेन वॉश कर रही है। जब आपके लिए नोटिफिकेशन में कोई शब्द लिखा ही नहीं गया, तो उस फिटमैन फैक्टर के चक्कर में क्यों पड़े हुए हम? यहां बातें ही नहीं हो रही इस नोटिफिकेशन में। तभी तो जो चिंता का विषय बन गया, या करोड़ों पेंशनरों के माथे पे चिंता की लकीरें आ गई, ये ऐसे ही नहीं आई, ये इस नोटिफिकेशन ने ला दी। और इस नोटिफिकेशन ने करोड़ों पेंशनर, फैमिली पेंशनरों के पसीने छुटा दिए हैं। अगर हम गंभीर होके इस पे बात करें, हम पिछले 1 साल से सपने में थे कि हमारी तो पेंशन बढ़ जाएगी, हमारी ये बढ़ जाएगी। अब तो जो वेतन भोगी हैं उनको भी लाले पड़ेंगे, क्योंकि सरकार ने पूरे नोटिफिकेशन को देश के राजकोषीय से में जोड़ दिया कि देश की तिजोरी को देखना है, देश की तिजोरी को देखते हुए सिफारिश करनी है। अगर देश के विकास पे कोई फर्क ना पड़े, मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा कि कर्मचारियों को और पेंशनरों को अगर ये अच्छा खासा दे देते हैं तो वो देश की तिजोरी कैसे खाली हो जाएगी?
देश को चला भी तो वही कर्मचारी रहे हैं। क्या ये सरकार की जिम्मेवारी नहीं कि कर्मचारियों के परिवारों को वो चलाए, उनकी जिम्मेवारी निभाए? कर्मचारी मतलब एक अच्छे जीवन व्यतीत कर सके, अच्छे मकान में रह सके, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ले सके। ये जिम्मेवारी किसकी है? कर्मचारी किसके लिए काम कर रहा है? भारत के लिए। पर नेता वो किसके लिए? वो नेता तो 5-5 पेंशन ले रहे हैं, उनका एक पेंशन में गुजारा नहीं हो रहा। अभी अभी हमारे बहुत ही सम्मानित उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया। जैसे ही इस्तीफा दिया, उन्होंने राजस्थान विधानसभा को लेटर लिख दिया। कभी वो अजमेर से विधायक बने थे कि मेरी वो पेंशन बहाल की जाए। अब आप सोच सकते हो कि देश के दूसरे नंबर के पद से कोई रिटायरमेंट हुआ है और राजनीतिक में रहा है, विधायक बना है, सांसद बना है, राज्यपाल बना है, फिर उपराष्ट्रपति बना है, तो उसको भी पेंशन की जरूरत है इस समय। तो कर्मचारियों का क्या दोष है इसमें? और पुरानी पेंशन की तो बात ही नहीं करनी। साथियों, अब बहुत सारे भाई कहेंगे कि तेरे को क्या चिंता है? देखो, हमारा तो काम पेंशन से ही चल रहा है, चिंता क्यों नहीं है हमारे को? आपको चिंता नहीं है तो सरकार को लिख के दे दो कि मेरे को पेंशन नहीं चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूं कि सरकार राष्ट्र सेवा के लिए जो इस तरह के भाई हैं, उनसे सरकार को एनओसी लेनी चाहिए कि भाई देश हित में कि आप अपनी पेंशन, अपने वेतन का दान करो। और धूल चटाएंगे किसको? पाकिस्तान को। तो आप अपनी पूरा वेतन और पेंशन दान कर दो। ये तो देश हित का कार्य है। साथियों, जो 1 करोड़ से ज्यादा जो अंकल आंटी पेंशनर हैं, उनके पास में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मैसेज भेजे जाएंगे, धड़ाधड़ भेजे जाएंगे, और उनको उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जगाई जाएगी कि पेंशन बंद करने के फायदे तो गिनवा दिए सरकार ने, क्योंकि 2004 में बंद हुई थी और आज तक फायदे ही गिनवा रही है। अब 8वें वेतन आयोग से अगर बाहर किया गया, 1 करोड़ से ज्यादा अंकल आंटी जो पेंशनर हैं, उनके पास में मैसेज तैयार हैं। बस कभी भी किसी भी समय रात के 2 बजे या सुबह के 7 बजे मैसेज आना शुरू कर देंगे। ये देश हित में है, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। इससे सरकार के पास में सरकार के हाथ मजबूत होंगे और पाकिस्तान के छक्के छुड़ा देंगे। इतना पैसा सरकार के पास में बच जाएगा और छक्के भी छुड़ा देंगे। और साथ ही साथ मैसेज आएंगे आपके पास में, अब्दुल ये है तो रहीम ये है, राम ये, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, दबादब मैसेज आएंगे। तैयार बैठे हैं वो भी, जो जिसको हम कह सकते हैं ज़ॉम्बी टाइप की लॉबी। वो आपका ब्रेन वॉश करने के लिए आपके अंदर इतना चमनप्राश भी इतना असर नहीं करेगा जितना वो मैसेज आपके पास में पहुंचाए जाएंगे, और आपके अंदर देशभक्ति, राष्ट्रवाद सब कुछ भर दिया जाएगा। आपको पहली बार महसूस होगा कि यार मैं पहली बार देशभक्त बना। अगर कोई हमारा पूर्व सैनिक भी हो ना, एक सर्विसमैन भी हो जिसने 32 साल नौकरी करी हो, देश की सीमाओं पे डट के रहा हो, देश के लिए गोलियां खाई हो, जब उसके पास में मैसेज जाएंगे ना, तो वो सोचेगा कि मैं पहली बार ही देशभक्त हुआ हूं। पहले से मैंने कितनी गोलियां खाई हूं, पर उसको एहसास होगा कि ये मैसेज नहीं आता ना, तो मेरे को पता ही नहीं लगता कि मैं देशभक्त भी हूं। तो ये मैसेज भी तैयार बैठे हैं। इधर से करोड़ों पेंशनरों को की छुट्टी की जाएगी 8वें वेतन आयोग से, दूसरी तरफ व्हाट्सएप से आपको ताकत दी जाएगी, मनोबल बढ़ाया जाएगा देश के नाम से, राष्ट्रभक्ति के नाम से, राष्ट्रवाद के नाम से। तो अब आप जब वो मैसेज पढ़ोगे तो खुद में गौरव उत्पन्न करेंगे। कोई बात नहीं, पेंशन गई तो क्या दिक्कत है, नहीं बढ़ी तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ही हो रहा है और ऐसा होगा। तो साथियों, सवाल पूछना शुरू करें। देखो, अब ऐसे आदमियों का तो हम क्या बताएं, इनकी तादाद, पर लाखों पेंशनर ऐसे हैं जो खुद में देशभक्त हैं, उन्होंने देश के विकास में भागीदारी निभाई है, तो उनकी पेंशन बढ़नी चाहिए। तो हम भी उनमें से शामिल हैं।
हम इस मैसेज या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के चक्कर में नहीं फंसते, क्योंकि हमारा जो परिवार चल रहा है वो कुछ पैसों से चल रहा है, उस पेंशन से चल रहा है, उसी से हमारी गुजर बसर हो रही है, उसी से हम घर के अंदर बल्ब चसा पा रहे हैं, गैस का सिलेंडर लेके आ रहे हैं, मोटरसाइकिल में तेल डलवा रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं। तो वो बहुत जरूरी है। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। मैं पूरे सैनिक कपिल गोजी।